सर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ऑनलाइन क्लास के इस क्रम में आज हम लोग जो है भूगोल विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ने के मूड में होंगे। तो ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय शिक्षा अधिकारी पालकर सर, डिप्टी यू मैडम, राव मैडम, अधीक्षक सर, बाल सराफ सर और सभी माध्यम के जो विभागाध्यक्ष हैं, बीओ सर, उन सभी लोगों को धन्यवाद। तो बच्चों, आप लोगों को सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम है संजय कुमार यादव, प्रभा देवी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूं। आज हम लोग जो है भूगोल का जो तीसरा पाठ है, जिसका शीर्षक है, आप लोगों ने इसके पहले दूसरा पाठ पढ़ा था, स्थान व विस्तार। आज हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा पाठ प्राकृतिक संरचना एवं अपवाद तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा एक रिकॉल करते हैं कि जो दूसरा पाठ है स्थान व विस्तार, वहां पर हम लोगों ने क्या जानकारी हासिल की। तो हमने वहां पर देखा कि जो भारत और ब्राजील है, दोनों देशों की तुलनात्मक स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी हासिल की। इन शॉर्ट, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में देश स्थित है। और जो है भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। दो चीजें, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। तो वहीं पर ब्राजील देश पश्चिम व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी उनकी स्थिति के बारे में हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब जो है अगले पाठ में, तीसरे पाठ में, हम लोग जो है भारत की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाद तंत्र और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाद तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इन सारी चीजों को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको वर्ल्ड मैप पे हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा जो है आप धैर्य रखेंगे, पीपीटी चालू होने जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं है, विषय भूगोल और हिंदी माध्यम और पाठ क्रमांक 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाद तंत्र। अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वर्ल्ड मैप। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दाहिने तरफ आपको भारत दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप पे, और बाएं तरफ आपके ब्राजील दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है और यहाँ पर जो है अमेरिका, ये इसकी स्थिति जो है दक्षिणी में अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में दिखाई पड़ रहा है आपको। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं जो ब्लैंक मैप है। ये भी जो है वर्ल्ड मैप है, यानी विश्व का मानचित्र है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है भारत लिखा हुआ है दाहिने तरफ, और जो है
ब्राजील लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़े समय पहले जानकारी हासिल की कि जो भारत है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और जो ब्राजील है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। आपको ब्राजील दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस मैप पर 3 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ऊपर, फिर उसके नीचे डार्क लाइन, फिर उसके नीचे एक लाइन है। ऊपर वाली लाइन है कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और नीचे वाली लाइन है मकर रेखा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो भारत का मैप है। यह भारत का प्राकृतिक जो है मैप है, भारत प्राकृतिक। अभी हमारा आज का जो मुख्य मुद्दा है वह है कि हम लोग सिर्फ भारत और ब्राजील देश प्राकृतिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसकी प्रस्तावना हम लोग आज देखेंगे। तो प्रस्तावना में प्राकृतिक संरचना है भारत और ब्राजील। तो आप अपनी जो पुस्तक है भूगोल की, उसको आप अपने पास रखे होंगे, ऐसी अपेक्षा है। अगर आज किसी के पास नहीं होगा तो अगले लेक्चर में आप अपने पास पुस्तक जरूर रखिए, मेरा ये आपको सुझाव है। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रिय बच्चों, वो जो है चीजें आप अपनी किताब में देख सकते हैं और जरूरत जैसे लगे आपको पेंसिल से उसको आप मार्क भी कर सकते हैं। तो आपके सामने जो है ये भारत का मैप है, भारत प्राकृतिक। अभी बच्चों हमको इसका स्पष्टीकरण करने के पहले एक सरसरी निगाह देखेंगे कि ये जो भारत का मैप है इसमें हमको क्या जानकारी हासिल करनी है। तो कैसे जानकारी हासिल करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैप को पढ़ना आना चाहिए, यानी आपको मैप किस तरह रीडिंग करनी है इसका आपको पता होना चाहिए। तो आप मैप में देख रहे हैं कि आपको सूची दिखाई पड़ रही है, जूम कर रहा हूं, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ऊंचाई का पैमाना मीटर में है और कलर है, इस तरह से कुल 10 कलर है और 0 से लेकर 8000 मीटर यहाँ पर समुद्री सतह से ऊंचाई दिखाई गई। तो ये जो कलर है, यही कलर आपको जो है मैप में भी दिखाई पड़ रहा है, यही कलर आपको मैप में दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो है भारत प्राकृतिक संरचना अगर हम लोग बात करें तो भारत में क्या क्या चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से किन चीजों से घिरा हुआ है, और ब्राजील में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि इनको 5 विभागों में बांटा गया है। तो 5 विभाग, तो ब्राजील को कितने विभागों में बांटा गया है, इसका जब हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण में, इसको हम जानकारी में प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इन्हीं चीजों को ये देखते हैं मैप के माध्यम से कि ये जो 5 चीजें हैं वो मुख्यतः क्या क्या चीजें हैं। तो अभी मैप का अध्ययन करना है तो हमको ये जानना जरूरी है कि मैप में दिशा के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो दिशा के बारे में मैप में ऐसे रहता है कि एक एरो रहता है, एन लिखा रहता है, ऊपर जो तीर का निशान है वो नॉर्थ है, उसके अपोजिट जो है वो साउथ है, और दाहिने तरफ जो है ईस्ट है, बाएं तरफ वेस्ट है। क्या कर रहे हैं? हेलो, दाहिने तरफ जो है आपके पूर्व है और बाएं तरफ पश्चिम है। तो अगर साधारण तरीके से जानना चाहें तो हम ये जान लें कि जो सिर की तरफ है आपके वो जो है उत्तर है, पैर की तरफ जो है दक्षिण है, और दाहिने भुजा की तरफ जो है उसको हम पूर्व कहेंगे, और बाएं भुजा की तरफ जो है पश्चिम, आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है मैप। तभी अब इसमें हम लोग क्या जानकारी हासिल करेंगे कि जो है जो भारत का मैप है उसमें जो ये हरा रंग दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, और उसकी ऊंचाई कितना, यहाँ पर 0 दर्शा रहा है। यानी जो समुद्र के जो किनारे वाला भाग है
यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आपको। और फिर जो है यहाँ पर आपको नीचे हिंद महासागर जो श्रीलंका है यहाँ पर दक्षिण में, और जो है यहाँ पश्चिम में अरब सागर दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे अरब सागर के किनारे का भाग जो गुजरात है और यहाँ केरला तक, और यहाँ पर आप देखें बंगाल की खाड़ी, यहाँ उड़ीसा से लेकर यहाँ पर तमिलनाडु तक आपको ये जो हरा रंग दिखाई पड़ रहा है, यानी उसकी जो ऊंचाई है वो कम है समुद्र किनारे। तो जो ऊंचाई है धरातल की, धरातल की जो ऊंचाई है उसको समुद्र की सतह से मापते हैं, यानी ऊंचाई वहीं से शुरू होती है। तो जो इसलिए वहां पर जो है शून्य है। अब आप देखेंगे कि जो ऊंचाई है वो 0 से, फिर जो अगला कलर है 150 से 200 के बीच, फिर जो पीला कलर है 200 से 600 के बीच, फिर 600, फिर 1000 मीटर की ऊंचाई, फिर 1500 की मीटर की ऊंचाई, फिर 3000 मीटर की ऊंचाई, फिर 4500 मीटर की ऊंचाई, फिर 6000 मीटर की ऊंचाई, फिर 8000 मीटर की ऊंचाई। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो ये ऊंचाई है ये 0 से लेकर यानी कि 6000 और 8000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र भी प्राकृतिक रूप से भारत में है। तो कौन से क्षेत्र हैं, अब उसको हम देखेंगे। तो जब हम उत्तर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये ऊपरी भाग जो है जम्मू कश्मीर का दिखाई पड़ रहा होगा। तभी यहाँ पर देखो यहीं पर केटू है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काराकोरम, थोड़ा हल्के में है काराकोरम। हाँ, कूलर झील यहाँ पर दिया गया है। उसके बाएं बगल में देखो नंगा पर्वत है, और फिर इसके बाद है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सॉल्ट झील, और यहीं पर आपको देखो सिंधु नदी दिखाई पड़ रही है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो यहाँ पर तिब्बत से यहाँ निकलती है, भारत और से होते हुए इधर जो है पाकिस्तान में जाती है। और सिंधु नदी के आपको सहायक नदियां भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ये जो है नदियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब यहीं पर आपको देखिए जो भारतीय मरुस्थल है, आप अपने स्क्रीन के बाएं साइड में देखिए जो ग्रीन कलर है उसके अंदर की तरफ देखो लिखा गया है भारतीय मरुस्थल। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारतीय मैदान है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जो है पश्चिम बंगाल से होते हुए असम तक चला गया है। अब इन्हीं चीजों पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं जिनको हम लोग जो है आगे जो ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है उसमें पाठ के आधार पर ही उस पाठ के आधार पर ही हम लोग उसका जो है अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो अंदर का भाग है, जो पठार है, जो आपको जो है रेडिश कलर में दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो 6000 से 8000 की जो ऊंचाई है, जो केटू वगैरह है, तो यहाँ पर जो केटू की ऊंचाई है और वहां पर जो है नंगा पर्वत है, तो यहाँ पर जो केटू है नंगा पर्वत है, उसमें नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर है, और जो है केटू की ऊंचाई है 8681 मीटर। यहाँ पर कारक कोरम स्लूप भी है, सॉल्ट झील भी है, जैसे मैंने बताया। अभी हम लोग देखते हैं कि जो 600 ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी जो 600 ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उसमें अरावली पर्वत है, मैकाल पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत है। उसके बाद आप देखेंगे महादेव पहाड़ियां हैं, देखिए जहाँ भीमा लिखा हुआ है उसके नीचे महादेव पहाड़ियां हैं। हाँ, ये आपको जो है दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र के नीचे, देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो महाराष्ट्र में सह्याद्री है, यहाँ पर देखो आपको कलसुबाई जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, 1646 मीटर।
अब बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपको नीला कलर, वो आपको दाहिने तरफ और बाएं तरफ और नीचे की तरफ भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये जो भाग है इसको हम लोग बोलेंगे पूर्व और दक्षिण, और इसको बोलेंगे पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ पर आप भारत को देख रहे हैं कि तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है बंगाल की खाड़ी। पूर्व की ओर देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ श्रीलंका दिखाई पड़ रहा है। तो भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर बराबर है। और फिर हम लोग आगे जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है अरब सागर। तो जो है यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अरब सागर है वह पश्चिम की तरफ है। अब जो है, जो सागर आपको दिखाई पड़ा, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में हमको कुछ जो है द्वीप दिखाई पड़ रहा है। अब द्वीप मतलब क्या, ये जान ले बेटे। तो द्वीप का अर्थ है कि जमीन अर्थात भूभाग जो चारों तरफ से पानी या अर्थात समुद्र से घिरा हुआ हो और बीच में क्या हो, धरातल हो, तो उसको हम लोग कहेंगे द्वीप। यानी वह भूभाग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो अभी आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि द्वीप, तो भारत में बहुत सारे छोटे मोटे जो है द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन उसमें प्रमुख जो द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और दूसरा है आपका लक्षद्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप आते हैं उसको समूह माना जाता है, किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान दिखाई पड़ रहा है। अब देखेंगे प्री पारिस द्वीप, कोको द्वीप, ये म्यांमार में है। लेकिन अभी आप देखें भारत के अंतरिक्ष में जो है उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान, गिरे अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरह से कई द्वीप हैं। केचल द्वीप, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पर जो सबसे अंतिम पॉइंट है, यानी जो भूमि है भारत की, वो है इंदिरा पॉइंट, आपको दिखाई पड़ रहा है। इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिण में भारत के आधिपत्य वाला अंतिम छोर है। ठीक है। तो अभी आपने जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो विशेष है यहाँ पर बैरन द्वीप, यहाँ पर एक है विशेष जो है बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी से बना हुआ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो लावा निकलता है बाहर, वो लावा जो है जब ठंडा हो जाता है तो उसमें जो है परतें बनती हैं, और वो परतें क्या करती हैं, द्वीप का निर्माण करती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ये है, विशेष उसका अर्थ है कि यहाँ पर अभी वो ज्वालामुखी फटते रहते हैं और नियमित समय पर आते रहते हैं, या कभी भी वो फटते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो पश्चिम की तरफ है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में है। तो अरब सागर में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है लक्षद्वीप समूह। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेसुत्री स्टैंड, देश बिनियानी रीफ, द्वीप, पेरीमूल पार, अगत्ती, सुहेली पार, आपको यहाँ पर किल्तान ये दिखाई पड़ रहा है। तो जो है आपको ये द्वीप हो गया, ये द्वीप हो गया आपका। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब नेक्स्ट जो है स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि आज का जो पाठ है प्राकृतिक संरचना, ये जो है तुलनात्मक अध्ययन भारत और ब्राजील के मैप को के आधार पर हम लोग करेंगे। तो 3.1 का है, जिसमें जो है आपको 9 प्रश्न है। हम लोग जो देखते हैं वो 9 प्रश्न कौन से। तो उसमें पहला प्रश्न है 3.1 को आप देखना,
कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में 6000 से अधिक ऊंचाई वाला भाग कौन सा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं मैप में, आप उसको चिन्हांकित करेंगे, ठीक है। तो एक तो जो है ये उत्तर है, जिसमें देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह है, हिमाचल है, और दूसरा है ये जो है पूर्व की तरफ। तो पूर्व और उत्तर की दोनों जो है भाग हैं, जो 6000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो उसको हम लोग जो है इस तरह से पूर्वोत्तर कहेंगे। पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर का जो क्षेत्र है। तो आपको उत्तर मिला कि 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। तो दिशा मतलब पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा में। अभी हम लोग जो है दूसरा प्रश्न है कि प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वह किस नदी की घाटी का भाग है। आपको जो है बताना है कि प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए। प्रायद्वीप मतलब भारत, यहाँ पर स्थित दक्षिण की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर जो नदी बहती है, और वह नदी वह जो है नदी जो बहती है, नदी की किस घाटी का भाग है। तो इसको आप जो है मैप में देखें, यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। देखिए आप, अब इसको और स्पष्ट करने के लिए हम लोग जो है दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, चूंकि इसमें नहीं स्पष्ट है वो, तो इसमें जाते हैं। तो ये जो है मुख्य नदियां और झीलें हैं। इसमें आप देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूं, ये आपको प्राणहिता नदी दिखाई पड़ रही। प्राणहिता नदी, उसका एरो दक्षिण की तरफ है। ये जो है उद्गम तो इसका उत्तर से तरफ से बह रही है, लेकिन ये ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ जा रही है धारा, और ये गोदावरी की सहायक नदी भी है। तो जो घाटी किसकी है, गोदावरी नदी की घाटी है। तो वह किस नदी की घाटी का नाम भाग है, तो गोदावरी नदी की घाटी का भाग है। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ पर प्राप्त हुआ। फिर है आपका कि गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि का ढाल किस दिशा में है। अभी प्रश्न अच्छे से समझिएगा कि गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर भूमि का ढाल किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, तो आपको जो गहरा हरा रंग है वो दिखाई पड़ रहा है। ये दिशा कौन सी, ऊपर की तरफ, मैंने सर की तरफ क्या बताया, ये जो है उत्तर है। तो ये उत्तर की तरफ है, तो इसका ढलान यानी स्लोप कौन सी दिशा में है, ये पूछा है। इसका जो ढलान है वो जो है पूर्व की दिशा में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका ढलान कहाँ है, पूर्व की दिशा में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची। तो इसको ये करने के लिए हम लोग ये देखते हैं भारत का मैप। इसमें देखो आपके लेफ्ट में जो है आपको अरावली पर्वत दिख रहा है। देखिए जो रेडिस में एकदम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अरावली पर्वत। तो वहां पर देखो, वहां से शुरू करते हैं। तो उसके बाद आता है मेवाड़ पठार आता है, देखिए मालवा पठार आता है। फिर उसके बाद देखिए बुंदेलखंड आता है, पठार है। फिर बघेलखंड है, और फिर देखिए छोटा नागपुर। तो ये जो है प्रश्न ही पूछा गया, अरावली पर्वत और छोटा नागपुर के बीच में जो पठार आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पठार कौन कौन से हैं, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो देखो बच्चों, अभी जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप क्या करेंगे कि पेंसिल से मार्क कर सकते हैं आप अपनी जानकारी के लिए। तो आपको भूगोल को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको
इसको समझने की आवश्यकता है। जितना आप जो है मानचित्र से मित्रता करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। देखिए, तो पूर्वी घाट का शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत शिखर, उसकी ऊंचाई है जो यहाँ पर स्थित है। देखिए, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और जो है अगली स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे मलयगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1187 मीटर, ये भी उड़ीसा में ही है। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं। पूर्वी हिमालय, हाँ, नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए और ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। तो अभी ये प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी जो भाग है, प्रदेश है, उनकी सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। तो ये पर्वतीय भाग कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो असम और देख रहे हैं यहाँ का जो क्षेत्र है उसको हम लोग पूर्वी हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। तो आप उत्तर देंगे ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा पूर्वी पर्वतीय भागों से रेखांकित है। अभी नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान, नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान, तो नीलगिरी जो पर्वत है उसका जो सापेक्ष स्थान है वो है, आप देखेंगे तो यहाँ पर, जहां पर क्या होता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वहां पर मिलते हैं, मिलन होता है उनका, मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भाग है दिखाई पड़ रहा है कि नीलगिरी, नीलगिरी आपको यहाँ पे हल्के से आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट और दाहिने तरफ से पूर्वी घाट मिलते हैं। दैट मीन्स कि एट द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इन द साउथ ऑफ इंडिया लाइन, यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। तो सापेक्ष मतलब के बारे में बताना है, यानी उनका अंतरंग, जहां वो संबंध उनका स्थापित होता है, यानी मिलते हैं। अभी जो है आपका अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है। इसको जानने के लिए अभी देखिए इसी मैप में कि देखिए सह्याद्री पर्वत जो है किस तरफ है, जो पश्चिमी घाट है, यानी कि आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो जो ये गुजरात, महाराष्ट्र, फिर जो है पणजी दिखाई पड़ रहा है, फिर आगे आगे जा रहे हैं केरला तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पश्चिम की तरफ से जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है तो जो उसकी ऊंचाई है वो दक्षिण दिशा में बढ़ती जाती है। देखिए दक्षिण दिशा में बढ़ती जाती है उसकी हाइट, आप देख सकते हैं उसका जो क्षेत्र है वो विस्तार अधिक है उधर। अब उसके बाद अंतिम प्रश्न है इसका 9वां, विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है, या जो है जल विभाजक की भूमिका बनाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं इसमें कि आपको देखिए यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है दिखाई पड़ रहा है। अब विंध्य पर्वतमाला के ऊपर देखो राउंड किया गया है गंगा नदी, और इसके जो है लेफ्ट साइड में नर्मदा नदी है। तो ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला होने के कारण क्या हो रहा है कि जो गंगा है जो कि पूर्व की तरफ ढलान में बह रही है, अगर नर्मदा और गंगा ये दोनों के बीच में पर्वतमाला नहीं होती तो शायद जो गंगा का पानी है ये दक्षिण की तरफ बहता या पश्चिम की तरफ जो है मुड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो है इसकी भूमिका है। तो क्या कर रहा है, इसके पानी को बांट रहा है। तो बांटने वाला जो है, जो विंध्य पर्वतमाला है, वो पूछा गया है कि किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो किन नदियों, तो एक तो है गंगा और दूसरा है नर्मदा नदियां के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के बारे में देखते हैं। तो इन शॉर्ट जो है अभी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है, तभी हम लोगों ने 9 प्रश्न देखे
और भारत की जो प्राकृतिक संरचना है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सरसरी विकास से कि जो ब्राजील है, ये भी देखेंगे कि आप देखेंगे जो नीला कलर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो जो उत्तरी अटलांटिक सागर है यानी उस तरफ क्या है, उत्तर है, और आपके स्क्रीन पे दाहिने तरफ क्या है, पूर्व है, और उसके जो है नीचे आएंगे जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर क्या है, दक्षिण है। और जो आपका ब्राजील प्राकृतिक लिखा हुआ है या जो गुयेना उच्च भूमि की तरफ, इस तरफ बाएं तरफ आपको जो है पश्चिम हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो ब्राजील भी भारत की तरह तीन तरफ से घिरा हुआ है जल से। अब इसमें हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे कि देखिए यहाँ पर कुछ इसके पड़ोसी देश भी है, जैसे फ्रेंच गियाना है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, और एकदम लेफ्ट में देखे तो पेरू है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये नीचे आएंगे बोलिविया है, और इधर जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि जो पश्चिम की तरफ है वो जो है वहां पर समुद्र नहीं, यानी सागर नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ब्राजील में जैसे 5 भागों में बांटा गया है भारत को, वैसे ब्राजील को भी 5 भागों में बांटा गया है। अभी इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ब्राजील उच्च भूमि है, और पूर्व की तरफ देखेंगे तो जो है गुयाना उच्च भूमि है, पिको दी नेवलिना इसकी ऊंचाई है, देखिए पिको दी नेवलिना इसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। अमेजन नदी है, अमेजन नदी का मैदान, फिर ब्राजीलिया इसकी राजधानी। ये सब बच्चों आप ध्यानपूर्वक यह देखिएगा राजधानी। और यहाँ पर आप देखते हैं जो ये भाग है इसमें भी आपको ऊंचाई दिखाई गई है। तो जो ब्राजील है यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से 200 मीटर, 200 से 500 मीटर, और जो है 500 से 1000 मीटर। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, पीला कलर जो है वो 500 से 1000 मीटर वाला जो कलर है देखिए, हाँ, जो रेडिश कलर दिखाई पड़ रहा है वहां पर 1000 से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वो दिखाई पड़ रहा है आपको। और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की नदियों का जलधारा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मराजो द्वीप है, देखिए मराजो द्वीप, फिर है साओ मार्कोस की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है। और फिर आपको जो है यहाँ पर पंपास का क्षेत्र है, और कसिनो पुलिन, पुलिन यानी बीच, हम लोग चौपाटी मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, हाँ। और यहाँ पर अजस्पना जो खाई है उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो बच्चों ये जो चीजें हैं जो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, अभी जो हम दोनों मैप के माध्यम से, ये आप मान लीजिए कि ये 4 नंबर का कवर हो रहा है, ये बोर्ड में 4 अंक के लिए पूछा जाता है, यानी मैप को भरना या फिर जो है मैप की रीडिंग करके उसका उत्तर लिखना। तो ये 4 नंबर के लिए बच्चों पूछा जाता है। तो जरा ये आप ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर विशेष चीज क्या है, पेंटानल, ये जो है दलदली क्षेत्र है। एनाकोंडा आप सुने होंगे, ये यही मिलता है, ब्राजील का जो है प्रसिद्ध एनाकोंडा, ये दलदली क्षेत्र है पेंटानल। अब देखिए यहाँ की पिरावी नदी का मैदान है, भाग है उसका देसी। और अभी देखिए ये जो ढाल क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये कटिंगा, ये आपको पूछा जाता है। और आप ब्राजील के उत्तर में देखेंगे, यानी जो है पूर्व उत्तर में, तो आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर अटलांटिक महासागर, आपको पूछा जा सकता है। नीचे जो है ना जो है यहाँ पर ईस्ट और साउथ में आपको जो है दिखाई पड़ रहा है दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से एक सरसरी निगाह से हम लोगों ने देखा कि जो ब्राजील है उसकी जो है प्राकृतिक संरचना कैसी है। तो आपको पता चला कि ये भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर भी जो है पठार है, उच्च भूमि है मतलब, और उसके बाद जो प्रमुख उच्च भूमि जहाँ सबसे ज्यादा ऊंचाई है, जो वेनेजुएला मेरे को इधर स्थित है, जहाँ से शुरू होता है इसके बॉर्डर पे है, उसकी ऊंचाई जो है वो पिको दी नेवलिना की है
3014 मीटर, जिसको हम लोग गुआना उच्च भूमि बोलते हैं, ये विभाग हुआ। और उसके बीच में देखो आया क्या, गुआना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि के बीच में ही है, क्या है, अमेजन नदी का मैदान है। और फिर उसके बाद जो है कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उसको आप देख रहे हैं, आप पठार यहाँ पर जो कलर है दिखाई पड़ रहा है, रेडिश कलर आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग जो है ना इसके प्रश्न देखते हैं। देखो अभी अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है? अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है? तो बच्चों अभी आप जो है ना इसको देखिए, यहाँ पर 3.2 जो आकृति उसका निरीक्षण करिए। तो अभी आपको, हाँ ऐसा है कि इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में। मैं दूसरा प्रश्न पढ़ दिया, तो पहले प्रश्न को देखते हैं। अमेजन नदी की घाटी की जो ऊंचाई है वो किस श्रेणी में आती है? तो आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये जो कलर है वो जीरो जीरो जो लिखा है वही कलर देखो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो एरो है, ठीक है। तो ये जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन, ये 0 से 200 मीटर, तो 0 से 200 मीटर, इसका उत्तर क्या होगा? देखो आप एरो किया गया है और कलर भी सेम मैच कर रहा है इससे, ये जो कलर नीचे सूची में दिया गया है। तो मानचित्र को समझने के लिए सूची को समझना बहुत आवश्यक है, उसके बिना हम ज्यादा नहीं समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 से 200 मीटर की जो ऊंचाई है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई 0 से 200 श्रेणी में आती है। अभी हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान है? अभी देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न है अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था गुआना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि। जो आप देख रहे हैं, आपको तीर का निशान दो तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है, दाहिनी तरफ आपको है ब्राजील उच्च भूमि, और फिर ये जो गुआना उच्च भूमि उसके बीच में ही क्या है, अमेजन नदी का मैदान है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जो है एक प्रश्न है कि अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश। तो अमेजन नदी घाटी देखो 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, एक तो जो है पंपास है जो दक्षिण में है, और आप देखेंगे दक्षिण और पश्चिम की तरफ पेराग्वे नदी है, वहां पर आपको जो उसका क्षेत्र है, मैदान है, ये दो चीजें हैं, एक है पंपास और ये पेराग्वे का। तो इसका जो है उत्तर आप लिखते समय ये लिखेंगे, पेराग्वे नदी का मैदान है, पंपास रीजन, ठीक है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो अगला प्रश्न है, ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है और जिनमें से अमेजिंग कई सहायक नदियां जो है बहती हैं। तो देखो अभी ये मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो अमेजन नदी का मैदान और ब्राजील उच्च भूमि के बीच में है। अमेजन नदी का मैदान हुआ और इस तरफ जो है ब्राजील की उच्च भूमि है। यहाँ पर देखो उसकी सहायक नदियां हैं, झिंगू नदी है, अरागुआ नदी है, टोकटिन्स नदी है। तो इसका उत्तर लिखते समय हम लोग लिखेंगे कि अमेजन नदी का मैदान तथा ब्राजील उच्च भूमि के बीच में जो झिंगू नदी, अरागुना नदी है, टोकटिन्स नदी है, चिरुका नदी है, इसकी सहायक नदियां भी हैं। और आपका भी एक प्रश्न है कि पीले रंग में दर्शाए गए
तितर बितर भाग जो है क्या दिखाते हैं। अभी जो पीले रंग में दिखाए गए हैं वो तितर बितर भाग, अभी जो पीले रंग में दिखाई गए हैं वो तितर बितर भाग है, वो जो है क्या दिखाते हैं। आपको प्रश्न पड़ रहा है। तो ब्राजील के पठार, अभी ब्राजील के पठार दिखाए गए हैं। तितर बितर जो पीले रंग में देखो आप, पीला रंग देखिए यहाँ वहाँ सब जगह जो है, यहाँ दक्षिण की तरफ भी है, यहाँ पर उत्तर की तरफ भी है, यहाँ पश्चिम साइड में बढ़ेंगे तो वहां पर भी है। तो ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ब्राजील के पठार, जिसकी ऊंचाई है वो समझ लीजिए 500 से 1000। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 500 से 1000 के बीच में है, देखो पीला कलर, 500 से 1000 के बीच में। तो ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पठार है, कुछ भूमि कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो प्रश्न है ये खत्म हुआ कि अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है। तो उत्तर हुआ 0 से 200 मीटर। दूसरा प्रश्न है 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए, पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। तो गुआना उच्च भूमि ब्राजील तथा ब्राजील उच्च भूमि, पीले रंग दर्शाए गए तितर बितर भाग अभी मैंने आपको बताया कि जो है वो ब्राजील के पठार है। हाँ, अभी इस तरह से आपका जो है इसमें टोटल 6 प्रश्न था, जिसको मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको मैंने समझाया। तो आपको क्या करना है, घर पर इसका निरीक्षण करना है और जो है अच्छे से। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको आपने घर पे फिर से करना है। सर जी क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। हाँ सर। बच्चों जिसको क्वेश्चन पूछना है हाथ उठाइए बच्चों। बिल्कुल। हाँ। हाथ उठाइए बच्चों। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो हाथ उठाइए बेटा। बच्चों किसी को कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप जो है अगले लेक्चर में 1-2 मिनट या 3 मिनट में अपनी कुछ समस्या रहेगी जिसको आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको जो आज का पहला लेक्चर है समझ में आया खुशबू होगा। बिंद है, 1 मिनट सर। खुशबू बिंद पूछो बेटा, माइक चालू करो। खुशबू बिंद पूछो। खुशबू खुशबू की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हरिओम यादव, हरिओम यादव पूछो माइक चालू करके। आपका नेटवर्क सही नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। हरिओम यादव माइक चालू करो। सोनी, सोनी माइक चालू करो। लव कुमार माइक चालू करो। नहीं है। हाँ सोनी पूछो। सर सोनी इसका पीपीटी भेज देना ग्रुप में। हाँ पीपीटी भेज देंगे, अभी टेलीग्राम पर सब आएगा। साइंस का कल का मैंने भेजा है, मुझे अभी भेजेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। हेलो सर। थैंक यू। हाँ लव बोलो, लव कुमार। सर पूछ रहा था ये जो लाइन से है ना वर्ग वाला, ये जैसे ये लाइन से मैप पे, हेलो हाँ, तो बोलिए। वो क्या है, लेकिन क्यों है? देखिए जो काल्पनिक रेखाएं है ना, हाँ तो जो वर्ल्ड में जितने भी देश हैं जो उनकी स्थिति है, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो हम लोग ने 9वीं में भी देखा था, और जो स्थान और विस्तार बताते समय बताया गया होगा। तो वो जो रेखाएं हैं कहाँ से गुजरती है, तो जैसे अभी भारत का है तो कर्क रेखा वहां से गुजरती है, ठीक है। वहां और पर आप सर कर्क रेखा एक और गुजरती है। क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये जो आपने जो लाइंस 2-3 बताई ना, एक डार्क कलर की थी और 2 पतले है, उसका हाँ, नाम क्या बताए? कर्क रेखा और विषुवत रेखा, मकर रेखा। जी ठीक है, उसको थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। हाँ भेज देते बेटा, भेज देंगे, टेंशन मत लो। पीपीटी सर मुझे भेज दीजिएगा जो आपका पीपीटी था, मैं इनको भेज दूंगा बच्चों को। जी जी। मोहित साहनी माइक चालू करो बेटा।
हाँ सर। हाँ पूछो सर बेटा। मेरा क्वेश्चन है 5000 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। हाँ, किसका? सर 5000 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का 5000 निरीक्षण। नहीं बेटा, 500 है। ब्राजील में तो 5000 है ही नहीं ना, तो 500 से 500 से 1000 मीटर है ना। यस तो सर। मैं उत्तर दे रहा हूँ, 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के समय ये बताया था कि ये जो है ना, जो 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई है, समझ रहे नहीं? अभी जस्ट लेक्चर खत्म होने के पहले मैंने दिखाया था, जो पीला कलर है वो 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई बता रहा है। वो जो है ना, आपको उत्तर पूर्व जो ब्राजील का मैप है, उत्तर और पूर्व की जो दिशा है और दक्षिण पूर्व की दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा और दक्षिण पूर्व की दिशा, तो पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन करो। यानी ये भूमि कहाँ से कहाँ तक फैली है? एक तो उत्तर पूर्व तक फैली है, दूसरा है दक्षिण पूर्व तक फैली है। तो जो ये पूछा है ना, इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। तो दिशाओं के संदर्भ में है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है, समझ में आया? मानसी मानसी एंड निकिता पूछो, मनीषा एंड निकिता पूछो बेटा। माइक चालू करो, पूछो। हाँ सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है। ये कुछ ज्योग्राफी का पूछना है बेटा, ज्योग्राफी का वो बाद में पूछो। 11:30 बजे के बाद बात करना है लेकिन सर। ग्रुप में मुझे हाँ ठीक है, मानसी कनौजिया कुछ पूछना है, ज्योग्राफी का पूछना, ज्योग्राफी। सर सर जैसे इंडिया का ब्राजील से कंपेयर कर रहा है, वैसे ब्राजील इंडिया से कंपेयर करता है। देखो बेटा, ये जो ब्राजील और इंडिया ना, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि आज का जो पाठ था कि प्राकृतिक जो संरचना है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्या क्या चीजें, जैसे पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, झरने है, महासागर है। ठीक है, तो जैसे भारत में है वैसे ब्राजील में भी है क्या? तो हमने अंतर क्या देखा कि यहाँ पर 6000 से लेकर 8000 ऊंचाई तक के क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर उतने ऊंचाई के नहीं है, लेकिन वहां पर भी पहाड़ है, वहां पर भी पठार है, वहां पर भी नदी है। आगे चलकर हम लोग नदी वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार पूर्वक। पठार है, पर्वत है, झील है, इन सारी चीजों का हम लोग अगला जो पीरियड होगा उसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा आपको। तो ये तुलना है दोनों में। धन्यवाद सर। सर अभी समापन कीजिए और आप भेज दीजिएगा जो पीपीटी था, मैं इनके ग्रुप में भेज दूंगा। अभी दूसरा लेक्चर चालू होने वाला है साइंस का। ठीक है, तो आप बच्चों को बोलना चाहे तो बोल के निकल जाइए। हाँ बच्चों, आप लोग ये ध्यान दो कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसको घर पे जाके ना, जो दोनों मैप है ब्राजील और इंडिया का, उसका निरीक्षण करिए और जो प्रश्न का उत्तर मैंने बताया उसको लिखो। 9 और 6 प्रश्न, यानी 15 प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने जो है ग्रुप में ज्वाइन हुए और आप लेक्चर बहुत अच्छी तरह से आपने सुना समझा होगा। और दिनेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ।